हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से एक बार मिल रहे हैं लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम बीएड पार्ट 1 के कोर्स के लिए। लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम में हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये देखा कि किस प्रकार से एक लैंग्वेज का कौशल कॉम्पिटेंसी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रेटजीज में किस प्रकार से एक लैंग्वेज एक कैंडिडेट के अंदर वो सीख पाता है। लैंग्वेज सीखने के लिए उसे कौन कौन से कामों को करना पड़ता है, ये सभी बातें हम लोग देख रहे थे। अब अगर हम बात करें कि जब लैंग्वेज सीख रहे हैं, भाषा सीख रहे हैं, तो भाषा सीखने के कौन कौन से काम जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह रखते हैं भाषा सीखने के लिए। भाषा सीखने के लिए अगर हम लोग देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बातें भाषा सीखने के लिए है सुनना, समझना और लिखना। सुनना, समझना और लेखन का कार्य भाषा सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सुनना और समझना भाषा सीखने के लिए कितना महत्वपूर्ण है, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर हम देखें तो प्रत्येक भाषा को सीखने के लिए जब एक बच्चा किसी भाषा को सीखता है तो वो अपने बड़ों के द्वारा, बड़े जो उसके कोई भी बात उससे करते हैं, किसी भी भाषा में वो किसी बच्चे से बात करते हैं तो वो बच्चा उस भाषा को सुनता है और शुरुआत में वो उस भाषा का नकल करके वो सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। कभी कभी बच्चा उस अनुकरण करने के दौरान वो उस के लिए वो बिना किसी कार्य के लिए या फिर बिना मतलब जाने उस भाषा का अनुकरण करता है। अगर हम देखें तो भाषा जब भी कोई व्यक्ति या कोई भी बच्चा सीखता है तो वो भाषा सीखने के दौरान वो उस एक शब्द को सीख पाता है या एक एक शब्द से वो किसी भाषा को सीखने का शुरुआत करता है, प्रारंभ करता है। अगर हम देखें तो किसी भी बच्चे के द्वारा किसी भी शब्द को कहने के लिए, जैसे कि अगर कोई बच्चा ये कह रहा है पानी, मम, तो हमें समझ में आता है कि उसे पानी चाहिए होता है। हम जान जाते हैं कि उस बच्चे को क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए एक एक शब्द की जानकारी ये किसी बच्चे के जीवन में एक स्वाभाविक क्रम के रूप में हम उसके पास में देख पाते हैं। अगर किसी कारण से किसी बच्चे के जीवन में उसका साथ उसके वयस्कों से, उसके बुजुर्गों से, उसके बड़ों का से उसका नाता टूट जाता है तो उस जगह से उसका जो भाषा सीखने का जो क्रम होता है वो उस भाषा को नहीं सीख पाता है। अगर हम इस बात को देखें तो हम बहुत सारी कहानियों के द्वारा, बहुत सारे प्रत्यक्ष दर्शन के द्वारा हम इस बात को बहुत बार देख पाते हैं कि बच्चा किस कारण से अपनी भाषा को नहीं सीख पाता है। बहुत बार हमने देखा है कि कोई व्यक्ति कहीं फंस गया है और कितने साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल वो फंसा रह जाता है, किसी से उसके संपर्क नहीं होती है। और जब वो बाहर निकलता है तो हम देख पाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं कि वो उस भाषा को ठीक ढंग से नहीं बोल पा रहा है, ठीक ढंग से नहीं बोल पा रहा है, या फिर कह सकते हैं उसके पास जितनी भी लैंग्वेज की बातें हैं वो टूट जाती है। कारण क्या होता है कि वो व्यक्ति किसी के संपर्क में भी नहीं आया होता है, वो व्यक्ति अकेला रहता है, वो व्यक्ति किसी से बातचीत उसका नहीं होता है। इस कारण से उसका संपर्क जो है दूसरे व्यक्ति से टूट जाता है और इस कारण से वो भाषा से संबंधी जितनी भी बातें उसके लाइफ में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती हैं। अगर हम बहुत सारी कहानियों में ऐसे बातें देखने को मिलती है, बहुत बार बहुत सारे बच्चे
जानवरों के द्वारा उठा लिए जाते हैं या फिर जंगल में छूट जाते हैं या कोई भी हादसे के शिकार हो जाते हैं। बहुत बार बहुत सारी बातें हो जाती हैं बच्चों के साथ में, और बच्चे ही नहीं बड़ों के साथ में भी हो जाती है। और ऐसी स्थिति में बच्चा जबकि किसी के संपर्क में नहीं आता है, सालों साल नहीं आता है, उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, तब ऐसी स्थिति हम देख पाते हैं कि जो कैंडिडेट है वो भाषा से संबंधित जितने भी बातें हैं वो उसको भूल जाता है। अगर हम इस घटना को देखें तो हम ये पाएंगे कि लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, हमारे पास एक अर्जित संपत्ति, एक कलेक्टेड अर्निंग मटेरियल है हमारे पास, और जिसके साथ में रह कर के ही हम और उसके लगातार अभ्यास करने के द्वारा ही हम उस लैंग्वेज को अपने जीवन में उतार पाते हैं या अपने जीवन में उसको इस्तेमाल कर पाते हैं। हर विद्यार्थी के अंदर अगर हम देखें तो उसके पास सुनने की क्षमता होती है, और अगर हम देखें तो एक व्यक्ति के पास सुनने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, आवश्यक होती है। और अगर हम देखें तो हमारे भारत देश में, जो कि एक प्रजातांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक समाज है, तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि हर कैंडिडेट अपने लैंग्वेज के अनुसार से उसको सीख सके, लैंग्वेज के अनुसार से अपनी बातों को दूसरों के सामने में रख सके। ऐसी बातों को हम देखते हैं या ऐसी बातों को हम आदर करते हैं कि दूसरे लोगों की बातों को हम सुन पाए, दूसरे लोगों की बातों को हम समझ पाए, दूसरे लोगों की बातों को हम एक्सेप्ट कर पाए। तो यहाँ इस बातों से हम समझ सकते हैं कि सुनना और समझना, किसी भी भाषा को सुनना, उसके अर्थों को समझना, ये भाषा शिक्षण के, भाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण काम है। दूसरी बात आती है मौखिक कार्य, वर्बल वर्क। अगर हम देखें तो हम लगातार में ये देख सकते हैं कि कोई भी बच्चा जो है वो कोई भी भाषा तभी बोल पाता है जब वो उसको सुनता है, या फिर हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि एक बालक किसी भी भाषा को तब वह सीखता है जब वो उसको सुन करके बोलना शुरू करता है। अगर हम देखें तो भाषा शिक्षण या फिर लैंग्वेज लर्निंग जो है, ये एक नेचुरल प्रोसेस के अनुसार से ही हो तो ज़्यादा ही बेहतर तरीके से हो पाता है। वर्बल वर्क जो है वो सुन कर के ही सीखना या बोलना ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे इस अभिव्यक्ति को, मौखिक अभिव्यक्ति को बालक के व्यक्तित्व के साथ में जोड़ के देखा जा सकता है। कैसे? अगर देखा जाए तो बालक या कोई व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट अपनी बातों को किस शैली में, किस भाषा शैली में दूसरों के सामने रख पा रहा है, कितने अच्छे तरीके से बोल पा रहा है, ये उसके पर्सनालिटी को हमारे सामने दिखाता है। उसके पर्सनालिटी को जब वो दिखा रहा होता है तो वो हम उसका आकलन उसके बातचीत करने के शैली से, बातचीत करने के तरीके से, बातचीत करने के भावों से हम पता लगा पाते हैं कि वो बच्चा कितने तरीके से, किस तरीके से अपने बात को, अपने विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर रहा है। अगर हम इस बात को देखेंगे तो हम इसको बड़े ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि किस तरह से कैंडिडेट के पर्सनालिटी को हम जान पाते हैं। अगर एक उदाहरण के द्वारा मैं आपके सामने इस बात को क्लियर करना चाहूँगी। मान लीजिए हमारे पास दो बच्चे हैं। एक बच्चा थोड़े गलत शैली से किसी भी बात को रखता है, जैसे कि अगर वो टीचर से बात कर रहा था, सर हम आपका बात को सुन के हमको अच्छा नहीं लगा,
हमको नहीं समझ में आया, अगर इस तरह से डायलॉग बोलता है। और उसी जगह दूसरा बच्चा ये बोलता है कि सर आप जो कल बता रहे थे वो मुझे ठीक तरीके से समझ में नहीं आया, क्या आप मुझे उसे आज फिर से समझा दीजिएगा। यहाँ पे दो बच्चों का जो मौखिक अभिव्यक्ति का प्रेजेंटेशन था अपने शिक्षक के सामने, इससे ये पता चलता है कि दोनों बच्चों में कितनी डिफरेंसेस, कितने अंतर हैं। एक बच्चा जो कि रौबदार तरीके से अपने शिक्षक के सामने आकर के उससे बातचीत करना चाहता है, और एक दूसरा बच्चा जो कि अपने शिक्षक के सामने रौबदार तरीके से बातचीत न करके बड़े ही विनम्रता से आग्रहपूर्वक अपने शिक्षक के सामने में बातचीत को रखता है। ये मौखिक अभिव्यक्ति से शिक्षक जान जाता है कि कौन सा बच्चा कितना होशियार है, अपनी बातों को दूसरों के सामने रख करके किस प्रकार से रख करके अपनी बातों को मनवाना चाहता है। अगर हम देखें तो अगर एज ए टीचर मेरे सामने इस तरह से बच्चा आए और मुझे एक रौबदार तरीके से ये इस बात को बताए कि बोले कि आप हमको बता दीजिएगा क्योंकि आप कल हमको नहीं बताए हैं थे ठीक से, हमको समझ में नहीं आया, तो मुझे उससे बताने में थोड़ा सा संकोच होगा। एज ए टीचर ये कोशिश करूँगी कि मेरे लिए सारे बच्चे बस बराबर हों और मैं सबको बता दूँ। लेकिन दूसरा बच्चा जो बड़े ही प्यार से ये बोला कि मुझे कल आप बताएं, मुझे ठीक तरीके से समझ नहीं आया, तो क्या आप मुझे फिर से एक बार उस बात को बता दीजिएगा। तो इस स्थिति में मैं उसे बड़े ही प्रेम से बताऊंगी, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति इस तरह से आकर्षक थी कि उसे बिना दोबारा बताए मेरा मन छोड़ने को नहीं करेगा। और प्रायः ऐसी स्थिति को देख करके हम लोगों के विचारों को जान पाते हैं। अब अगर हम एक विद्वान लज्जा शंकर की बात को देखेंगे तो वो कहते हैं कि स्कूल में किसी बच्चे को जब हम भेजते हैं, खास करके पहले क्लास में भेजते हैं, तो हमें चाहिए कि उसके पहले क्लास के 1 साल के कोर्स के दौरान 6 महीने तक केवल उसे पढ़वाना चाहिए, उससे बातचीत करना चाहिए। लिखने की क्रिया को उसे नहीं देना चाहिए। लिखने की क्रिया जब हम उसको देते हैं तो यहाँ पे वो ठीक तरीके से नहीं सीख पाता है। इस समय में केवल उसके लिए चाहिए कि वो बातचीत करे, पढ़े। लिखने की क्रिया उसे नहीं देना चाहिए। हम ये भी देख पाते हैं कि एक मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही वो रहता है, समाज में अपना जीवन यापन करता है, समाज में अपने लिए घर बनाता है, समाज में उठता बैठता है, और समाज में रहते हुए ही वो एक अपने लिए सफल जीवन जीने का काम करता है, सफल जीवन जीने का काम करता है। और यही उसके जीवन के लिए आवश्यक होता है कि वो हर व्यक्ति से एक अच्छे तरीके से बातचीत को रख सके। अगर हम एक और विद्वान बेकन के अनुसार से देखेंगे तो वो कहते हैं कि बातचीत, वार्तालाप में निपुण व्यक्ति ही तत्पर बुद्धि वाला व्यक्ति बन सकता है। कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखता है, बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करता है, बातचीत करने की कला उसके पास अच्छे तरीके से आती है, उस व्यक्ति को ही हम एक अच्छे बुद्धि वाला व्यक्ति मान सकते हैं। वो व्यक्ति जिसकी वाणी प्रभावशाली नहीं है और जो युक्तिपूर्वक या सोच विचार करके अपनी बातों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त नहीं करता है, जो सोच विचार के दूसरों के सामने अपनी बातों को नहीं रख पाता है, वो एक बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है, बहुत जानकार व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो एक अच्छा व्यक्तित्व वाला या एक अच्छा बुद्धि वाला हम उसको नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अपने बातचीत के अभिव्यक्त से वो दूसरों के सामने में मजाक का पात्र बनता रहता है हमेशा के लिए। इसीलिए वो व्यक्ति को एक
नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए सुटेबल नहीं मान सकते हैं और लोग उसको एक अच्छी बुद्धि वाला कैंडिडेट भी नहीं मान पाते हैं। अगर हम इस मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करें तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मौखिक अभिव्यक्ति और जिसका व्यक्तित्व है, जो भी कैंडिडेट है, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए ये दोनों बातें ज़रूरी है कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास तभी हो सकता है जब वो अपनी बातों को दूसरों के सामने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सके, अच्छे तरीके से व्यक्त कर सके। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, किसी भी व्यक्ति में वो अच्छे तरीके से बातचीत कर सके, अपने उपदेश दे सके, भाषण दे सके, ये सारी बातों का होना एक व्यक्ति के ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। अगर हम देखें तो किसी भी व्यवसाय में सफलता या कोई भी काम कोई कैंडिडेट कर रहा है, वो काम सफल इसी बात पे निर्भर करता है, उस काम का सफलता इसी बात पे निर्भर करता है कि सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार से अपनी बातों को दूसरों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से रख रहा है, अच्छा वार्तालाप कर रहा है, अच्छे तरीके से दूसरों के सामने रख रहा है। इसीलिए किसी भी काम का सफलता का श्रेय वार्तालाप करने का या किसी से बातचीत करने के ढंग और एक अच्छी बातचीत करने की कला पे निर्भर करता है। अगर हम देखें तो वार्तालाप करने का, बातचीत करने का ढंग और वार्तालाप करने का कला, ये होना हर व्यक्ति में आवश्यक है ताकि वो सफल हो सके, उसका व्यक्तित्व अच्छी श्रेणी में आ सके। इस बात को देखने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके पास अच्छी शैली हो, अच्छी कला शैली हो। अब हम आते हैं दूसरे बातों में, भाषाई कौशल का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल। भाषा शिक्षण में भाषा व्यवहार और कौशल का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। भाषा व्यवहार के शिक्षण का अर्थ भाषा के विषय में शिक्षण है, या फिर कह सकते हैं कि जो भी भाषा हम व्यवहारिक रूप में अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, उसको हम उस विषय में कितनी दूर तक और किस प्रकार से शिक्षा हासिल किया है, इस पे डिपेंड करता है। इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी लैंग्वेज के जितने अभ्यास के बाद हमने उस लैंग्वेज को सीखा है और उस भाषा को अपने लिए आदत बनाया है, उसी तौर पे हम उसको सीख रहे हैं या सुन रहे हैं। इन भाषाओं के अभ्यास से, लैंग्वेज के लगातार प्रैक्टिस से भाषा को, किसी भी भाषा को सीखा जाता है और उस भाषा को हम अपने जीवन में आदत बना करके हम चलते हैं, आदत बना करके हम चलते हैं। अगर हम देखें तो मातृभाषा का मुख्य कौशल ये है कि कोई बालक या कोई बच्चा अपने परिवार में सहज रूप में, सहजता से उस लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहा होता है। उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करने से अगर हम देखें तो फ़ायदा ये होता है कि वो स्वाभाविक रूप से वो उस भाषा को सीख जाता है। लेकिन दूसरी भाषाओं को सीखते समय उस बच्चे को 4 कौशल को सिखाना पड़ता है, और या फिर कह सके कि 4 कौशल को सिखाना सबसे ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। और यही कौशल ही भाषा के व्यवहार का आधार होता है। अन्य भाषा में विचारों का आदान प्रदान
उपलब्ध साहित्य, विविध प्रकार के ज्ञान और सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराने से भाषा में उच्चारण किए और लिखने के रूप में अभ्यास बच्चों को लैंग्वेज सिखाने के लिए किया जाता है। अगर हम देखें तो इस कौशल के, इन सारे कौशल के माध्यम से, इन सारे स्किल के माध्यम से बातचीत करने के सलीकों में या बातचीत करने के लिए उस लैंग्वेज का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। इसलिए भाषा शिक्षण या लैंग्वेज लर्निंग के समय में इन सारे कौशल का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। तो भाषा के कौशल का महत्व उस 4 स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इस 4 स्किल के बहुत ज़्यादा पारंगत होने के बाद उसके भाषाई कौशल को दूसरों के सामने प्रदर्शित करने के दौरान या प्रदर्शित करने के द्वारा से हम उस भाषा के अपना एक छत्र लागू कर पाते हैं। अब हम देखते हैं भाषा के कौशल का संबंध, रिलेशन ऑफ लैंग्वेज स्किल। भाषाई व्यवहार या कौशल में सुनना, श्रवण, बोलना, वाचन, पढ़ना, पठन और लिखना, लेखन, ये 4 कौशल आते हैं। इन 4 कौशल का विश्लेषण अगर हम किया जाए तो इनमें कुछ खास उद्देश्य होते हैं और ये उद्देश्य इस प्रकार से हैं जो कि भाषा के सीखने का माध्यम बनते हैं। सबसे पहली बात, व्यक्तियों के बोलने और उनके प्रवचन और उनके भाषण, ये सारी बातों को सुन करके उनका अर्थ समझना, उस सारी बातों का आशय, मूल बात कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, कहने वाले व्यक्ति के भावों को समझना, ये सारी बातें सबसे पहली भाषा कौशल में आती हैं कि जो भी व्यक्ति बोल रहा है उसकी बातों को सुन करके अच्छे तरीके से समझना सबसे पहली बात में आती है। दूसरी बात, अपने विचारों और भावों और उद्देश्यों को किसी भी भाषा में बोल करके दूसरों के सामने में प्रकट करना और बोलना। अगर हम देखें तो अपने विचारों, भावों और उद्देश्यों को जो भी हम दूसरों के सामने प्रकट कर रहे हैं या दूसरे के सामने प्रकट करना चाह रहे हैं, दूसरों को बताना चाह रहे हैं कि हम चाहते क्या है, उसको किसी भाषा में पिरो करके हमें दूसरों के सामने प्रकट करना होता है। ये दूसरी बात लैंग्वेज सीखने की श्रेणी में आता है। तीसरी बात, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखित भाषा को समझना, या फिर कह सकते हैं कि कुछ भी लिखी हुई बातों को पढ़ करके समझना, ये तीसरी बात में आता है। और चौथी बात, अपने भाव, विचारों और भावनाओं को लिपिबद्ध करके उसको अभिव्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न करना, या फिर कह सकते हैं कि अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को किसी भी लिपि में हम लिख सके, किसी भी भाषा के लिपि में हम उस लैंग्वेज को लिख सके। ये महत्वपूर्ण बात इस बात को कंफर्म करती है कि हम उस भाषा को कितना सुन करके समझ रहे हैं, कितना हम अपनी बातों को उस लेखन के द्वारा अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे लेखन के द्वारा या लेखन के अभ्यास के द्वारा, इन सारी बातों के द्वारा एक बच्चे को भाषा सिखाया जाता है। इससे क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, इन सारे कार्यों में अपना एक छत्र बना लेते हैं, एक अधिकार बना लेते हैं, एक अधिकार प्राप्त कर लेते हैं और स्टूडेंट उसको अपने लिए यूज़ करने लगते हैं, इस्तेमाल करने लगते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो बहुत बार स्कूल में, घरों में उनको होमवर्क दिया जाता है, उनको क्लास वर्क दिया जाता है कि वो छोटी छोटी कहानियाँ सुने। बहुत बार बच्चों को घर में उनकी बूढ़ी दादी, दादाजी, नाना नानी कहानियाँ सुनने देते हैं, सुनाते हैं और बच्चे जो हैं वो कहानियों को
इंटरेस्ट लेकर सुनते हैं और इससे वो लैंग्वेज सीखने में उनको जगह मिलती है। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो स्कूल जाने के बाद बच्चों को इस कहानी में रुचि लेने के लिए स्कूल के किताबों में, चाहे किसी भी लैंग्वेज की किताब है, उसमें कहानी लिखी रहती है जिसको कि वो पढ़ करके दूसरे बच्चों की रीडिंग के साथ में वो सुन करके उस कहानी का आनंद लेते हैं। और अगर हम देखें तो स्कूलों में अलग अलग तरीक़ों को अपनाई जाती हैं जिससे कि बच्चे कहानियाँ सुन सकें और उस लैंग्वेज को समझ सकें। और अगर हम देखें तो इन सारी बातों के द्वारा, इन सारे भाषाई कौशल के द्वारा बच्चे के अंदर में बहुत सारी भाषाओं के लगातार अभ्यास से बच्चा उस लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाता है। अब हम आते हैं हिंदी के आधारभूत कौशल, फंडामेंटल स्किल ऑफ हिंदी। अगर हम देखें तो भाषाई कौशल या भाषा के व्यवहार में मुख्यतः 4 पक्ष होते हैं। वह है श्रवण अवबोध, लिसनिंग, संप्रेषण या वाचन अवबोध, स्पीकिंग, तीसरा पठन या अध्ययन अवबोध, रीडिंग, चौथा लेखन या अवबोध या लेखन कौशल, राइटिंग। संप्रेषण शक्ति या वाचन की शक्ति के विकास करने के लिए अध्यापक छात्रों से उनके घर के विषय में बातचीत करते हैं, उनसे उनके खिलौनों के विषय में, माता पिता और पड़ोसियों के विषय में पूछताछ करते हैं। अगर हम देखें तो बातचीत क्रम में ये सारी बातें आती हैं। बहुत बार पशु पक्षियों के बारे में बातचीत की जाती है, साधारण बातचीत की जाती है। और बहुत बार बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा होता है उसमें स्कूल के बारे में, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में, जितने बागान है उसके बारे में, इन सारी बातों में ये सारी बातें बच्चों के अंदर होती हैं। यहाँ पे ऐसी बातें तब होती हैं जब एक टीचर अपने स्टूडेंट से उसके बारे में कि वो अभी तक क्या क्या जानता है इसके बारे में स्टूडेंट उससे चर्चा कर रहा होता है, तभी वो उस बात को जान पाता है। पढ़ना लिखना सिखाना और विद्यालय का, किसी भी स्कूल का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है। अगर हम देखें स्कूल में पहले के ज़माने में, आज भी देखा जाता है कि स्लेट में अक्षरों को लिख करके, वर्णों को लिख करके बच्चों को उसके उच्चारण को किस प्रकार से किया जाता है वो सिखाया जाता है। जैसे आम, क, ख, ये सारी बातों को लिख करके सिखाया जाता है और उनका पढ़ना को सार्थक बनाया जाता है। इसमें बहुत सारे प्रकार के कौशल भी आते हैं और ये सोचकर कि एक अध्यापक पाठ्य पुस्तक, जितने भी पुस्तक हैं उसके शुद्ध व्यवहार से वो उसको परिचित कराता है, शब्दों का अर्थ जो है और वाक्य में उसके प्रयोग को बताता है। जैसे कि क से कबूतर है तो कबूतर उड़ने, एक पक्षी है तो उस पक्षी को क्या करना चाहिए, तो क से कबूतर, कबूतर खेतों में उड़ता है, आकाश में उड़ता है। इस तरह से उस अक्षर के शब्दों के प्रयोग को स्कूल में सिखाया जाता है। जब भी एक टीचर किसी भी किताब को पढ़ रहा होता है तो उसके शुद्ध उच्चारण को उस बच्चे को सिखाया जाता है, उस बच्चे को सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है। अगर हम देखें तो पढ़े हुए अंश पर किए जाने वाले जो काम हैं, पढ़े हुए अंश पर किए जाने वाले जो काम हैं वो ये है कि वो बच्चे उसका प्रश्न का उत्तर देना सीख पाएँ। साथ ही साथ बहुत सारे परिच्छेद का
मौन पठन या मौन रूप से उसको पढ़े और छात्र उस विचार को समझने में अपनी कौशल को पैदा कर सके। लिखने का काम अगर हिंदी भाषा के रूप में देखें तो देवनागरी लिपि में सभी वर्ण को शुद्ध रूप में लिखने से प्रारंभ किया जाता है। यहाँ पे शुद्ध रूप से लिखने के पश्चात संयुक्त अक्षर जब हम दो अक्षरों को मिला करके एक अक्षर बनाते हैं उसको संयुक्त अक्षर कहते हैं और इस संयुक्त अक्षर को लिखना सिखाया जाता है और फिर उन पर छोटे छोटे वाक्यों को देख करके लिखने का अभ्यास बच्चों को सिखाया जाता है, अभ्यास कराया जाता है। सुलेख, अनुलेख, प्रतिलेख और श्रुतिलेख, इन सारी बातों को बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है और इसको लगातार एक के बाद एक क्रम में बच्चों को, छात्रों को सिखाया जाता है, कराया जाता है। अधिकतर देखेंगे तो चौथी और पांचवी कक्षा में बच्चों को कहानी लिखना और कुछ सरल आसान से चिट्ठियों को लिखना और बहुत सारे एसेज, वर्णनात्मक लेखन लिखना सिखाया जाता है। ये सारी बातें जो हैं वो लैंग्वेज स्किल कॉम्पिटेंसीज में आ जाती हैं। अगर हम देखें तो प्रारंभिक स्तर पे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जैसी काम केवल इसलिए कराई जाती है कि बच्चों में भाषा के प्रति, जो भी भाषा बच्चा सीख रहा है, जो भी भाषा बच्चा पढ़ रहा है, उससे प्रति लैंग्वेज में जो उसकी कॉम्पिटेंसी है, लैंग्वेज की सीखने की उसकी जो कौशल है वो साधारण रूप में उसके अंदर पे आ जाए। और ये माध्यमिक स्तर पे अगर हम देखें तो उसके अंदर, उस बच्चे के अंदर, उसमें भाषाई कठिनाइयों से छुटकारा उस बच्चे को मिल सके। अगर हम देखें तो भाषा कौशल के में पाठ नियोजन या किसी भी पाठ को हम कर रहे हैं तो उसके नियोजन से पूर्व एक स्टूडेंट के अंदर में भाषा का स्तर और उस विषय वस्तु के ज्ञान का आधार, उस शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण हमें अवश्य कर लेना चाहिए ताकि वो बच्चा उस लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाए। और ये निर्धारण अध्यापन या फिर कह सकते हैं पढ़ाने के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं। शिक्षण बिंदु जो भी उसको पढ़ाई जा रही है या शिक्षण उद्देश्यों का आधार जो है, शिक्षण बिंदुओं का आधार, ये विभिन्न प्रकार के पाठ्य सामग्री को एक जगह इकट्ठा करके हम उसके अभ्यास को बच्चों के अंदर कराते हैं और ये उनके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जितने भी पढ़ने वाले संबंधी जितने भी सामग्री हैं, बच्चों के अंदर उनके प्रति रुचि, उत्साह और सक्रियता बनी रहे, इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि जितनी भी सहायक सामग्री हैं और जितने भी शिक्षण विधियां हैं जो टीचर यूज़ करता है अपने क्लास में पढ़ाने के दौरान, सहायक सामग्री और शिक्षण विधि, लैंग्वेज स्किल में बच्चे हर तरीके से उस लैंग्वेज को जान पाएँ, इसके लिए यह निश्चित करना ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक अच्छे शिक्षण विधि और एक अच्छे सहायक सामग्री का इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पे छात्र की आयु, उसका लिंग, उसका व्यवसाय, उसकी मातृभाषा, उसका स्तर, ये सारी बातों को देखने से उसके अंदर, उस बच्चे से संबंधित जितने भी पाठ्य सामग्री हैं वो कितनी मात्रा में वो जो जिस कक्षा में है वो कितनी मात्रा में उसको उसके अंदर में देनी चाहिए, ये बात डिपेंड करती है। कितनी पाठ्य सामग्री, कितनी शैली, जितने भी अगर हम देखें तो जितनी भी पाठ्य सामग्री के स्वरूप की शैली और उसका माध्यम, उसका जो बातचीत करने का तरीका है, ये सारी बातें उससे प्रभावित होती हैं। भाषा व्यवहार कौशल और पाठ शिक्षण
अगर कोई टीचर एक स्टूडेंट को बता रहा है या पढ़ा रहा है तो इसका मुख्य रूप से कारण ये होना चाहिए, या फिर हम देखें तो इसका मुख्य रूप से बच्चों को बताने का ध्येय ये है कि एक स्टूडेंट जो है किसी भी भाषा को जो वो सीख रहा है या सीखी गई भाषा को वो बहुत ही अच्छे तरीके से, शुद्धता से, आज़ाद होकर के, निर्भीक होकर के, स्वतंत्रता से, एक लय के साथ, एक प्रवाह के साथ उसका प्रयोग कर सके, ना कि अटक अटक करके, ना ही डर डर के, बहुत ही अच्छे तरीके से उसका प्रयोग कर सकें। ये सारी बातों को हम तभी देख पाएंगे, या ये कह सकते हैं इन सारी बातों को हम तभी इस्तेमाल कर पाएंगे कि हम किस प्रकार से उस बात को या उस विषय को हम ले पाते हैं। सबसे पहली बात, भाषा व्यवहार में शुद्धता लाने के लिए अभिव्यक्ति, या जब भी अपनी बातों को किसी के सामने अभिव्यक्त कर रहे हैं तो वहाँ पे अभिव्यक्त होने वाली बातों की मूलों की मात्रा, या कह सकते हैं कि जितनी बातें की जा रही है उसमें होने वाली भूल जो हैं उसके बात को या उसकी तरीके को कम किया जा सके, उसके तरीक़ों को कम किया जा सके। और इस तरह से धीरे धीरे अगर हम देखें तो इसमें भूल होने की जो मात्रा है उसमें कमी लाई जा सकती है। दूसरी बात है, भाषा व्यवहार में प्रवाह लाने के लिए प्रयोग का, जब भी हम किसी भाषा के लिए उस भाषा को प्रयोग में लाते हैं, या फिर कहें तो उस भाषा को हम जितनी बार प्रयोग लाते हैं, जितनी बार अभ्यास करते हैं, उस अभ्यास की मात्रा जितनी ज़्यादा होते जाएगी उतना ही उस भाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, चाहे वो कोई भी भाषा क्यों ना हो। तीसरी बात है, भाषा को व्यवहार में स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करने के लिए अनेक प्रकार के भाषा के व्यवहार, जब भी हम किसी भाषा को व्यवहारिक रूप में अपने लाइफ में यूज़ करते हैं तो वो तभी कर पाते हैं जब वो उस भाषा को अभ्यास में हम लेके आते हैं। अनेक बार अभ्यास में उसको हम किए रहते हैं, और इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो भाषाई व्यवहार का पूरा विशाल रूप का विकास एक व्यक्ति के अंदर किया जाता है। भाषाई व्यवहार के अनेक संबंध होते हैं। अगर हम इसको देखेंगे तो भाषाई व्यवहार जो है वो अभ्यास का परिणाम है। अनेक अभ्यास के बाद किसी भाषा को कोई भी कैंडिडेट सीख पाता है। भाषाई व्यवहार या कौशल अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि जितने भी पाठ्य सामग्री में अनेक प्रकार से भाषा के लिए बातों को रखी जाती है, ताकि वो कैंडिडेट जो है उसका अभ्यास बार बार कर सके, और वो जो भी मटेरियल, जो भी सामग्री उसके पास रहती है वो अनेक तरीके से उसके सामने उसके टेक्स्ट बुक में रहती है। भाषाई व्यवहार या कौशल के विकास को दोहराने की क्रिया बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होती है। जितनी बार कोई कैंडिडेट उस भाषा को दोहराएगा उतना वो कैंडिडेट उस भाषा में पारंगत होते जाएगा। दोहराने के काम से भाषा के चारों व्यवहारों का कौशल या चारों व्यवहार, भाषाई व्यवहार या कौशल के प्रयोग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं भाषाई कौशल में कौन कौन सी पाठ्य सामग्री लगती है या टीचिंग मटेरियल ऑफ द लैंग्वेज स्किल। भाषाई व्यवहार या कौशल पाठ्य सामग्री में निम्नलिखित 4 प्रकार हम उसको देख पाते हैं। सबसे पहली बात, श्रवण कौशल की पाठ्य सामग्री, जितने भी सुनने वाली बातें हैं उसकी पाठ्य सामग्री। दूसरी, भाषा कौशल की पाठ्य सामग्री।
तीसरा वाचन कौशल की पाठ्य सामग्री। चौथा लेखन कौशल की पाठ्य सामग्री। तो सबसे पहले हम लोग श्रवण कौशल की पाठ्य सामग्री टेक्स्ट मटेरियल ऑफ लिसनिंग स्किल के बारे में देखेंगे। मातृभाषा की जो ध्वनियाँ हैं, चाहे किसी भी मातृभाषा की है, हम लोग हिंदी बोलने वाले लोग हैं, इसलिए हिंदी भाषा को महत्वपूर्ण दे करके इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। मातृभाषा की ध्वनियों को प्रत्येक व्यक्ति बचपन में ही बोलना सीख लेता है और सुनना भी सीख लेता है। अगर हम देखें तो मातृभाषा छात्रों में किसी भी मातृभाषा हिंदी भाषा के लिए श्रवण कौशल, उसको उस भाषा को सुन करके समझ सके, इस कौशल का विकास शिक्षक को हिंदी भाषा के लिए हमारे भारत में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब मातृभाषा से हट करके जब शिक्षक कोई और भाषा बच्चों को सिखाता है तो उसका सीखने के लिए उसमें उस कौशल के संप्रेषण कौशल को बताने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है। उस भाषा के लिए सीखने के लिए, संप्रेषण कौशल के विकास के लिए, बातचीत करने के लिए, ताकि बच्चा उस भाषा को, दूसरी भाषा को बोल सके, समझ सके, ये सारी भाषा को सिखाने के लिए मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके कारण यह होता है कि किसी भी दो भाषा में उसका ध्वनि या उसको उच्चारण करने की व्यवस्था अलग अलग होती है। उसका जो कंपोनेंट होता है, दूसरी भाषा का जो कंपोनेंट होता है, मातृभाषा के कंपोनेंट से, उच्चारित करने की कंपोनेंट से, ध्वनि से, सुनने के तरीके से, सुनने में वो दोनों चीज़ अलग अलग होते हैं, समान नहीं होते हैं। और यहाँ पे श्रवण कौशल या सुनने के कौशल के विकास के अंतर्गत हम बहुत सारी बातों को देखते हैं। उनमें से 3 बातें जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उन शक्तियों का विकास करना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम किसी दूसरे लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं। तो सबसे पहली है अंतर्बोध शक्ति, दूसरा है धारण शक्ति और तीसरा है बोध शक्ति। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है श्रवण कौशल में किसी भी टेक्स्ट मटेरियल, पाठ्य सामग्री में इन सारी बातों को, इन सारी शक्तियों का विकास और परीक्षण की क्षमता एक कैंडिडेट में होनी चाहिए। क्या है वो? अंतर्बोध शक्ति, धारण शक्ति और बोधन शक्ति। दूसरा है संप्रेषण कौशल की पाठ्य सामग्री, टेक्स्ट मटेरियल ऑफ स्पीकिंग स्किल। संप्रेषण की सार्थकता शुद्ध उच्चारण पे निर्भर है। अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो ये तब भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा प्रभावशाली होगा जब हम उस भाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से उच्चारित कर रहे हैं। अगर हम ऑल ओवर देखें तो उच्चारण करने का तरीका ही शुद्ध उच्चारण कहलाता है, या फिर हम उस बात को शुद्ध उच्चारण करने की शैली कह सकते हैं। उच्चारण करने में या प्रोनाउंसिएशन करने में भाषा की ध्वनियों में सुर, बल, निवृत्ति, लोप, आगम, लय और अनुतान का समावेश रहता है कि हम उस लैंग्वेज को किस शैली में या किस तरीके से हम उसको दूसरों के सामने में प्रकट कर रहे हैं, दूसरों के सामने में अभिव्यक्त कर रहे हैं। मौखिक अभिव्यक्ति, जब हम किसी के सामने में बोल करके अपनी बातों को रख रहे हैं तो उन सारी बातों को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। और ये विशेषताएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहला, भाषा में शुद्धता, स्वाभाविकता, स्पष्टता, व्यवहारिकता, सशक्तता और भाव अनुरूपता होनी चाहिए। इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि जब भी हम किसी भाषा को बोल रहे हैं तो वो प्रभावशाली तब होगा
जब हम उस भाषा को शुद्ध रूप में उच्चारित करेंगे, शुद्ध रूप में दूसरों के सामने में प्रवेश करेंगे, दूसरों के सामने में रखेंगे, उसमें स्वाभाविकता होनी चाहिए। जो भी बात बोल रहे हैं उसमें कृत्रिमता झलकनी नहीं चाहिए। स्वाभाविक रूप से बोल रहे हैं, बोलने वाली बातें स्पष्ट रूप से हम दूसरों के सामने में प्रेजेंट कर रहे हैं। वास्तविकता और सशक्तता उसमें है, और उसमें हम पूरे अपने भाव के अनुसार से उस भाषा को दूसरों के सामने में प्रकट कर रहे हैं। इस तरह की बातें होनी चाहिए। दूसरी बात, भाषा विषय तथा अवसर के अनुकूल होनी चाहिए। जो भी भाषा बोल रहे हैं वो अनुकूलित भाषा के रूप में, और अनुकूलित अवसर, यह ना हो कि वो अवसर नहीं है लेकिन हम उस अवसर के अनुसार से बोल रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो अनुकूलित अवसर और अनुकूलित विषय के अनुसार से किसी भी भाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए। तीसरी बात है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मधुर, मीठा, दिल को छूने वाली, शिष्टाचार युक्त और शुद्ध उच्चारण होने वाली होनी चाहिए। अब हम आते हैं भाषाई कौशल की पाठ्य सामग्री में। टीचिंग मटेरियल ऑफ लैंग्वेज स्किल। भाषाई व्यवहार या कौशल पाठ्य सामग्री में इस प्रकार से होते हैं। श्रवण कौशल की पाठ्य सामग्री, भाषण कौशल की पाठ्य सामग्री, वाचन कौशल की पाठ्य सामग्री और लेखन कौशल की पाठ्य सामग्री। श्रवण कौशल की पाठ्य सामग्री, जब भी हम किसी भाषा को हम बोलते हैं तो उसमें उस भाषा से संबंधित ध्वनि, जो कि हम अगर हम देखें, अपने आप में देखें तो हम प्रत्येक व्यक्ति जो है शुरुआत से ही, बचपन से ही किसी भाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से बोलना और सुनना सीख जाते हैं। लेकिन जब भी किसी अलग भाषा की बात होती है तो वहाँ पे टीचर को ये सबसे ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है कि वो उस भाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से बोल सके। मातृभाषा के लिए शिक्षक को उतना प्रयास नहीं करना पड़ता है जितना कि अन्य भाषा के शिक्षण के लिए। अगर हम देखें तो इसका कारण ये होता है कि किसी भी दो भाषा की ध्वनि के कंपोनेंट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो पूर्ण रूप से समान नहीं होते हैं। और यहाँ पे श्रवण कौशल या लिसनिंग स्किल के विकास के अंतर्गत बहुत सारी बातें आती हैं। अंतर्बोध शक्ति, धारण शक्ति, बोधन शक्ति। यहाँ पे लिसनिंग स्किल की पाठ्य सामग्री जो है इन शक्तियों के विकास और परीक्षण की क्षमता पे ज़्यादा फोकस करता है। दूसरा है संप्रेषण कौशल की पाठ्य सामग्री। संप्रेषण की सार्थकता शुद्ध उच्चारण पर निर्भर होती है। अगर हम देखें तो सर्वमान्य उच्चारण ही शुद्ध उच्चारण होता है, या फिर कह सकते हैं इसको कि जिस उच्चारण से सभी लोग उस लैंग्वेज को या उस अमुक शब्द को उच्चारित कर रहे हैं, वही शुद्ध उच्चारण होता है। उच्चारण में भाषा की ध्वनि, सुर, बल, निवृत्ति, लोप, आगम, लय, अनुतान का समावेश रहता है। मौखिक अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत सारी विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे कि भाषा में शुद्धता, स्वाभाविकता, स्पष्टता, व्यवहारिकता, सशक्तता और भाव अनुरूपता होनी चाहिए। दूसरा, भाषा विषय या अवसर के अनुकूल होनी चाहिए। तीसरा, अभिव्यक्ति मधुर, मर्मस्पर्शी, शिष्टाचार युक्त और शुद्ध उच्चारण वाली होनी चाहिए। किसी भी भाषा को हम किसी भी भाषा के लिए ग्रहण करने वाले पक्ष, या फिर कह सकते हैं कि सुनने और बोलने वाले में जितना अधिक सरल होता है अभिव्यक्ति पक्ष, जब हम किसी के सामने बोल रहे होते हैं या उसको लिख रहे होते हैं, वो चीज़ उतना ही अधिक कठिन होता है।
इसका कारण यह होता है कि अन्य भाषा में अभिव्यक्ति के अनेकों अनेक पक्ष, मातृभाषा अभिव्यक्ति और विविध प्रकार पक्ष के पर्याप्त मात्रा में होने वाले बातें प्रभावित होती हैं। इसलिए छात्र अन्य भाषा में अभिव्यक्ति में कठिनाई अनुभव करते हैं, कठिनाई को देखते हैं। इसलिए संप्रेषण कौशल की पाठ्य सामग्री में उपयुक्त विकास परीक्षण की क्षमता होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में अन्य टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।